नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम जुड़ रहे हैं फिर से जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की अगली क्लास के साथ में। कल हमने अपना एक टॉपिक उठाया था जीएस का, और उसी में हमने प्रश्नों के माध्यम से के ऑप्शन के माध्यम से हमने टॉपिक कवर करने का प्रयास किया था। आगे भी हम वही प्रयास करेंगे कि प्रश्न के जो ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस के माध्यम से उस टॉपिक के कुछ में नए नए टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए आज के हमारे प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था संविधान का पहला टॉपिक संविधान का निर्माण, उसी का ये आगे जो बचा हुआ रूप है उसी का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। कल हम जब संविधान निर्माण की चर्चा कर रहे थे तो हमने एक एक चीज आपको बताई थी ऑप्शन के माध्यम से। आगे इसमें प्रश्न का जो आंसर है, बताइए क्या इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है बी.एन. राव, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है एच.सी. मुखर्जी। अब यहां पे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, लेकिन हम तीन ऑप्शन पे भी चर्चा करेंगे। तो हम आइए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। देखिए, बी.एन. राव, बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। अब प्रारूप समिति थी क्या, सबसे पहली बात है आप यह जानने का प्रयास करिए कि प्रारूप समिति थी क्या, तभी तो आप अध्यक्ष जानेंगे। तो जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी और उस प्रक्रिया में अलग अलग समितियों द्वारा संविधान के अलग अलग चीजों की रिपोर्ट दी गई, तो उस रिपोर्ट पर संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। और संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया बी.एन. राव द्वारा। इनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। संविधान का पहला प्रारूप बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया। अब जब प्रारूप तैयार कर दिया गया तो इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान के बी.एन. राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई। उसी समिति को कहा गया प्रारूप समिति। तो बी.एन. राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया और इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति बनी। 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन किया गया जिसे प्रारूप समिति कहा गया। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमने आपको यहां पे बताया कि बी.एन. राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, इनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया और उसी प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन किया गया और उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। और उसी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यह समिति 7 सदस्यीय समिति थी। इस समिति में 7 सदस्य थे। तो देखिए यहां से आपके कितने प्रश्न बने। एक तो आपका पहला प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जो कि प्रश्न भी आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
अगला प्रश्न बनता है कि इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न बनता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को। तो देखिए 1 2 3 4 चार प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। 4 तरह के प्रश्न प्रारूप समिति से रिलेटेड बनते हैं। कि पहला है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। कि इसका गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को हुआ। और ये क्यों बनी थी, बी एन राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए। अब यहां पे एक चीज और देख लेते हैं। प्रारूप समिति गठन इसका हुआ 30 अगस्त 1947 को। ठीक, 29 अगस्त 1947 को हुआ। अब इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य का मतलब 1 + 6, 1 + 6 थे। इसमें 7 सदस्यीय पूरा दल था। इसमें एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इतने आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के और ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं। बी एन राव के बारे में हमने आपको बताया है, ये थे संवैधानिक सलाहकार। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अध्यक्ष थे। झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे, संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, ये कई समितियों के अध्यक्ष थे। एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी ये अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे और ये उपाध्यक्ष भी थे संविधान सभा के। तो चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। प्रारूप समिति के बारे में हमने चर्चा कर ली एक एक बिंदु पे। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने। देखिए हमारा प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, बी है 24 जनवरी 1950, सी है 22 जनवरी 1947 और डी है 29 अगस्त 1947 के। इसमें सही आंसर क्या होगा, और ये सारे जो डेट दी हुई है ये एग्जाम में पूछी गई हैं। तो पहला इसमें देखिए क्या है, 22 जुलाई 1947, और यही इसका सही आंसर है। यही इसका सही आंसर है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, 22 जुलाई 1947 को। अब देखिए 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया, राष्ट्रगान चुना गया, राष्ट्रगीत चुना गया, और अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक इसी डेट को हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। अगला देखिए 22 जनवरी 1947 ऑप्शन है। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव जिसे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया,
और 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। एग्जाम में प्रश्न बना है कि भारत को एक संविधान देना चाहिए, यह प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पास किया गया, तो उसका सही आंसर 22 जनवरी 1947 होगी, क्योंकि जब उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था तो उसका मेन यही उद्देश्य था कि हम भारत को एक संविधान देंगे, और उसको जब पास कर दिया गया तो संविधान सभा ने यह कह दिया कि हम भारत के संविधान देंगे। तो वो डेट थी 22 जनवरी 1947। 29 अगस्त 1947, देखिए 29 अगस्त 1947 को क्या था, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है ए, 22 जुलाई 1947। चारों ऑप्शन कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपसे एग्जाम में ये बहुत पूछा गया है, 22 जनवरी वाला, 24 जनवरी वाला, ये सारी जो डेट है वो पूछी गई है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, राष्ट्रपति चुने गए, राष्ट्रगान चुना गया, राष्ट्रगीत चुना गया। 22 जनवरी 1947 को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया था। और 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। देखिए संविधान सभा में हमारा जो देश का संविधान है उसमें बहुत सी चीजें दूसरे देश के संविधान से ली गई हैं, या तो एज इट इज आ गई हैं या अपना स्वरूप को परिवर्तित करके हमारे देश के संविधान में आ गई हैं। तो उसी में भाग 3 में मूल अधिकार हैं। वो मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस संविधान से लिए गए हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो पहला है ऑप्शन आयरलैंड, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका और चौथा है जर्मनी। तो इसमें सही कौन सा होगा, मूल अधिकार। मूल अधिकार, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहां से आए। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहां से आए, इसका सही आंसर है अमेरिका के संविधान से। इसका सही आंसर है अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार भारतीय संविधान में आए। अब आगे देख लीजिए अमेरिका का संविधान। देखिए क्या क्या आया है यहां से। मूल अधिकार, प्रस्तावना या उद्देशिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाअभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति। तो अमेरिका के संविधान से जो महत्वपूर्ण चीजें ली गई हैं वो ये है, मूल अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाअभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायिक पूर्वालोकन। तो जो न्यायपालिका से जुड़ी चीजें हैं, ज्यादातर जो न्यायपालिका से जुड़ी चीजें हैं वो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो आप ये समझ गए होंगे कि मूल अधिकार कहां से लिया गया है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से भारत संविधान में आया है। मूल अधिकार आया है आपके अमेरिका के संविधान से। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं अदर ऑप्शन जो है उन पे भी देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए एग्जाम में ये प्रश्न बहुत आया, जर्मनी, जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान।
इससे भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? देखिए, जर्मनी से जो लिया गया है, प्रश्न ये हमेशा आया है एग्जाम में कि जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया, तो एक सिंपल सी बात आती है, आपातकाल। लेकिन वास्तविक रूप से जर्मनी से आपातकाल नहीं लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों का स्थगन। मतलब आपातकाल के समय जो मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं वो कहां से लिया गया है, आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया। लेकिन एग्जाम में आपको ज्यादातर जो प्रश्न आए हैं वहां पर देखने को यही मिलेगा कि आपातकाल कहां से लिया गया, ऑप्शन में जर्मनी होगा। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए हैं या आपातकाल कहां से लिया गया है और उसमें ऑप्शन में कहीं यह हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहां से लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। अब जो प्रीवियस ईयर सेट है उसमें हमेशा यह पूछा गया कि आपातकाल कहां से लिया गया है, और हमेशा ऑप्शन में जर्मनी ही रहा है, कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं रहा, इसीलिए हमेशा वो जर्मनी को ही ऑप्शन माना गया है। लेकिन वास्तविक रूप से सत्य यह है कि जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन की प्रक्रिया ली गई है। बात समझ में आई? आयरलैंड का देखिए, आगे देखिए आयरलैंड का। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, आयरलैंड के संविधान से दो महत्वपूर्ण चीजें ली गई हैं। देखिए, एक तो महत्वपूर्ण चीजें जो एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछी गई है, उसे कहा जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, और दूसरा जो है वो है राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति। ये दो चीजें आयरलैंड के संविधान से ली है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। डीपीएसपी के बारे में, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में पूछा गया है कि किस देश के संविधान से भारत के संविधान में आया है। अगला ऑप्शन देख लीजिए, कनाडा। कनाडा की बात करें तो जो भारत का संघीय व्यवस्था है वो ली गई। तो ये चारों ऑप्शन के बारे में हमने चर्चा कर ली। इसका सही आंसर क्या है? अमेरिका का संविधान। मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहां से आए? अमेरिका के संविधान से आए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य, देखिए यहां पे किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो किस देश के संविधान से मूल कर्तव्य लिए जाएंगे? ऑप्शन में सोवियत संघ है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है और ब्रिटेन है। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा बताइए, कहां से लिए जाएंगे? यहां पर सोवियत संघ है, इसे यूएसएसआर भी कहा जाता है। एग्जाम में, कई एग्जामों में यह लिखा मिला है यूएसएसआर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा सोवियत रूस या सोवियत संघ या यूएसएसआर। लेकिन यहां ध्यान दीजिए
कि एग्जाम में ये तीन चीजें आपको लिखी मिल सकती हैं, रूस, यूएसएसआर और सोवियत संघ। इन तीनों का एक ही मतलब है, आंसर होगा इसका, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, सोवियत संघ, या तो रूस लिखा होगा या यूएसएसआर लिखा होगा। ठीक है, अगला देखिए ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से क्या लिया जाए, ब्रिटेन से हमने बहुत सी चीजें ली हैं, लेकिन प्रमुख बातें देखिए। सबसे पहले तो संसदीय व्यवस्था, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली है। दूसरा, एकल नागरिकता, विधि का शासन, ब्रिटेन का संविधान से क्या, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन। क्योंकि ब्रिटेन ने हम पर बहुत समय तक शासन किया है और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं लगभग लगभग उसी से हमने कॉपी पेस्ट किया है। आप समझिए, आगे देखिए। दक्षिण अफ्रीका, देखिए दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। अब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, देखिए सबसे पहला तो प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है हमने, समवर्ती सूची, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय है उसे लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से हो गया, ब्रिटेन से हमने बताया आपको विधि का शासन, संसदीय प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये सब चीजें ली गई हैं। तो चारों ऑप्शन आपको क्लियर कर दिए गए और इसका सही आंसर क्या है, सोवियत संघ। यानी मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कहां से आए हैं, सोवियत संघ से। आगे देखिए, हाँ इस प्रश्न को देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये किस देश, किस न्याय के वाद में दिया गया। प्रस्तावना संविधान का भाग, देखिए न्यायालय अपने डिसीजन देता, आपको पता होगा कि न्यायालय उसका व्याख्या करता है संविधान का, न्यायालय ही उसका गार्जियन भी है। केवल सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या करेगा। तो न्यायालय अलग अलग मामलों में अलग अलग व्याख्याएं की हैं, तो उन्हीं के बारे में यहां पे लिखा हुआ है। न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये किस न्यायिक वाद में कहा गया। तो देखिए एक मामला था, ऑप्शन देखिए, केशवानंद भारती, बेरूबाड़ी मामला, गोलकनाथवाद, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बताइए, केशवानंद भारती, बेरूबाड़ी मामला, गोलकनाथ विवाद, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा सही होगा। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। देखिए यहां पे समझिए, एक मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस मामले में न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का
भाग है। और दूसरी बात कही कि संसद को अधिकार है कि वह इसमें संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो यहां पे दो बातें कही, एक तो कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, दूसरा मूल ढांचा कि उसको क्षतिग्रस्त किए बिना संसद उसमें संशोधन कर सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? केशवानंद भारती। अगला ऑप्शन देखिए, बेरूबाड़ी मामला। यहां पे देखिए केशवानंद भारती, दो चीजें पूछी गई एग्जाम में। पहला क्वेश्चन यही है, दूसरा क्वेश्चन मूल ढांचे का सिद्धांत किस न्यायिकवाद में दिया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। अगला देखिए बेरूबाड़ी मामला। तो बेरूबाड़ी मामला क्या है? बेरूबाड़ी मामला एक ये था कि एक द्वीप का मामला था और ये पहली बार 1960 में आया और न्यायालय ने इसमें क्या कहा? न्यायालय ने इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यह बेरूबाड़ी मामला 1960 में कहा और केशवानंद भारती मामले में कोर्ट ने अपने पहले डिसीजन को पलट दिया और कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है, परंतु मूल ढांचे का सिद्धांत में परिवर्तन या उसको क्षतिग्रस्त नहीं कर सकती। फिर है गोलकनाथ विवाद। गोलकनाथ वाद में कहा न्यायालय कहता है कि जब भी संविधान में कहीं भाषा अस्पष्ट है या समझ में नहीं आ रही है तो हम प्रस्तावना को देखेंगे। गोलकनाथ वाद में कह रहा है, न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय कह रहे हैं कि गोलकनाथ वाद में कह रहे हैं कि जब भी संविधान में कहीं भाषा स्पष्ट नहीं है तो प्रस्तावना में देखेंगे। तो तीनों ऑप्शन समझ में आए। तो इसका सही आंसर क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दूसरा बेरूबाड़ी में कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। और गोलकनाथ में कह रहे हैं कि जहां भी संविधान में भाषा स्पष्ट नहीं है तो हम प्रस्तावना को देखेंगे। इतना समझ में आया? तीनों ऑप्शन क्लियर है। तो इसका सही आंसर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला देखिए, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीन शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन के द्वारा? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीन शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो सबसे पहले जानिए संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में। ठीक, अब प्रस्तावना में तीन शब्द, देखिए प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो संशोधन हुआ है 1976 में और उस संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन। इसमें तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला देखिए 36वां संविधान संशोधन, यहां पर 76 है। अगला है 36वां संविधान संशोधन 1975 में क्या हुआ था? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था।
सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर देखिए 61वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा क्या सबको पता है, मतदान की आयु सीमा घटाई गई थी। आयु कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। 17वें संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था, दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया था। तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु घटाई गई, और 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। ये जो संशोधन है, ऑप्शंस हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तभी मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखे। अब मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हर ऑप्शन पे चर्चा करनी है, क्योंकि एक ऑप्शन अपने आप में एक टॉपिक है, अपने आप में एक स्वयं प्रश्न है। वो आप केवल उस प्रश्न की ओर मत जाइए, उस प्रश्न का तो एक आंसर होगा ही होगा, लेकिन जो बाकी के 3 ऑप्शन बचते हैं वो अपने आप में टॉपिक हो सकते हैं और अपने आप में स्वयं वो एक प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, 42वां संविधान संशोधन। आगे देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इससे क्या तात्पर्य है, भारत एक गणतंत्र। देखिए अब हम प्रस्तावना के बारे में हमने 2-3 टॉपिक चर्चा किए। प्रस्तावना, अभी मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया, उसी का परिवर्तित स्वरूप है। प्रस्तावना होनी चाहिए, विचार कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा कैसी होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब इतनी बात सुने, बाकी मैंने अभी चर्चा किया कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, एक बार। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या किया गया, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब प्रस्तावना पे चर्चा, ये प्रश्न जो है वो प्रस्तावना को बता रहा है। कह रहा है भारत एक गणतंत्र है, इससे क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है वंशानुगत शासन नहीं है, दूसरा राज्य किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तीसरा राज्य में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ मौजूद है, और अंतिम निर्णय लेने की क्षमता राज्य में निहित होगी। ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए 4 ऑप्शन प्रस्तावना में शब्द हैं, और वो शब्द अपने आप में बहुत कुछ समाहित किए हुए हैं। तो देखिए क्या है, गणतंत्र को पहले समझिए, होता क्या है, गणतंत्र को समझिए। देखिए भारत में हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। संसदीय व्यवस्था हमने कहां से ली, ब्रिटेन से ली। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, देखिए राज्य का प्रमुख होता है और नीचे क्या होता है, संसद होता है उसके, राज्य का प्रमुख और संसद। ठीक, ब्रिटेन से हमने ली है। ब्रिटेन का कैसा है, ब्रिटेन का ये देखिए कैसा है, यहां पर जो राज्य का प्रमुख है वो है ताज, क्राउन है। मतलब चाहे वो महारानी पहने तो महारानी हो गई, चाहे वो पुरुष पहने तो राजा हो गया। ठीक है, उसके नीचे तो ताज पहनने वाला हमेशा क्या होता है, वंशानुगत होता है। मतलब राजा का बेटा राजा ही बनेगा। तो ब्रिटेन में क्या हो सकता है कि ताज का जो होगा वही उसका राज्य का प्रमुख होगा, और वो वंशानुगत होता है। इसे कहा जाता है लोकतांत्रिक, लोकतंत्र, राजतंत्र।
शब्द देखिए, लोकतंत्र राजतंत्र। लोकतंत्र तो है, मतलब जो संसद होगी, जिसके पास वास्तविक अधिकार होते हैं, जो वास्तविक रूप से शक्तियों का इस्तेमाल करती है, वो संसद है। यानी संसद का जो प्रधानमंत्री होता है वो करता है, जो सरकार का, और राज्य का प्रमुख नाम मात्र का होता है केवल। तो जो संसद है वो तो लोकतांत्रिक, मतलब जनता द्वारा निर्वाचित होगी, लेकिन राज्य का प्रमुख वंशानुगत होगा। यह व्यवस्था कहां पर है? ब्रिटेन में। यह व्यवस्था कहां पर है? ब्रिटेन में। हमने भी ब्रिटेन को कॉपी किया है। हमारे देश में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से आई है, लेकिन हमने क्या किया? राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? निर्वाचित होता है। यानी वंशानुगत नहीं है हमारे यहां, और उस पद का नाम क्या है? राष्ट्रपति। जब किसी राज्य का प्रधान वंशानुगत नहीं होता है तो उसे कहा जाता है, भारत को क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक। यानी भारत में लोकतंत्र है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि शक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रधान है, जो राज्य का प्रमुख है, वो निर्वाचित होता है, तो इसे कहा जाता है गणतंत्र। यानी जब राज्य का प्रधान वंशानुगत नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। तो इसका सही मतलब क्या है? इसका सही आंसर होगा कि वंशानुगत शासन नहीं है, यानी राज्य का जो प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं है। देखो यहां पे चीज समझिए, ब्रिटेन लोकतंत्र राजतंत्र, मतलब लोकतंत्र तो है लेकिन राजतंत्र। क्यों? क्योंकि वहां का प्रमुख हमेशा राजा ही होगा। भारत क्या लोकतंत्र और गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? कि जो राज्य का प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं है, वो निर्वाचित होगा एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आगे देखिए, तो प्रस्तावना में एक शब्द यूज हुआ है गणतंत्र, तो मतलब समझ में आया? अगला देखिए, राज्य किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसे क्या कहेंगे? राज्य किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसका मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है। तो प्रस्तावना में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है पंथ निरपेक्ष, जिसे बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला देखिए, राज्य में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ मौजूद होंगे। देखिए, जब राज्य के संसाधनों पर राज्य का अधिकार होता है, निजी अधिकार नहीं होता है, तो इसे समाजवादी कहा जाता, समाजवाद कहा जाता है। भारत में मिश्रित समाजवाद है, यानी हमारे यहां सार्वजनिक संसाधनों, सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्र भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि जो प्रस्तावना में इस्तेमाल किया गया है समाजवादी। और अगला ऑप्शन देखिए, निर्णय लेने की क्षमता राज्य में निहित होगी। निर्णय लेने की क्षमता, जब किसी राज्य में अपने भीतरी और बाह्य मामलों में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता होती है तो उस राज्य को कहा जाता है संप्रभु राज्य। संप्रभु या संप्रभुता। बात समझ में आई? प्रस्तावना में यही तो चार शब्द है कि हम संप्रभु हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम समाजवादी हैं, हम गणतंत्र हैं। एक शब्द और बचा, लोकतंत्र, मतलब जनता का शासन। और जनता कैसे शासन करेगी? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करेगी। अगला देखिए, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? देखिए, प्रस्तावना में शब्द है तो कितने प्रकार की, तो एग्जाम में पूछा है कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समता है, कितने प्रकार का न्याय है। तो देखिए इसमें चर्चा करते हैं, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। देखिए कौन कौन स्वतंत्रता है। पहली है धर्म की स्वतंत्रता, धर्म। दूसरा है विचार,
धर्म विचार, धर्म विचार, उपासना, धर्म विचार उपासना, अभिव्यक्ति, और विश्वास। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में वर्णित हैं। धर्म विचार उपासना अभिव्यक्ति और विश्वास। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 5। अब देखिए प्रस्तावना में न्याय है, तो प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की समता है? तो जो न्याय है वो है 3 प्रकार का। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। 3 प्रकार का हमारे यहां न्याय है। और समता कितने प्रकार की है? समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार का न्याय है और 2 प्रकार की समता है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अगला देखिए, अभी चर्चा कर चुके हैं कि संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। हम पिछली क्लास में आपको चर्चा कर चुके हैं, किससे? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक। अगला देखिए, नए राज्यों का गठन या निर्माण करने का अधिकार होगा, किसे होगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए हमारे देश में नए राज्यों का गठन होता है, नए राज्यों का निर्माण करते हैं। आप भी देखते होंगे अभी यूटी परिवर्तित हो गए, उससे पहले कुछ और थे, राज्य कुछ और थे, 29 से 28 हो गए, तो परिवर्तन चलता रहता है। तो ये शक्ति है किसके पास? देखिए शक्ति किसके पास है? 2 आर्टिकल है, एक है आर्टिकल 2 और एक है आर्टिकल 3। ये 2 आर्टिकल नए राज्यों का निर्माण करते हैं। पहला 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश और गठन, दूसरा कहता है नए राज्यों का निर्माण या राज्यों का पुनर्सीमन। राज्यों का पुनर्सीमन, किसी का नाम परिवर्तित कर दीजिए, किसी की सीमा को परिवर्तित कर दीजिए, किसी को संयुक्त करके नया राज्य बना दीजिए, किसी को विभाजित करके नया राज्य बना दीजिए। ये 3 में है और नए राज्य का प्रवेश और उसका गठन करना 2 में है। तो ये संविधान कहता है कि ये शक्ति किसमें निहित होगी? केवल और केवल संसद में निहित होगी। संसद जो चाहे नियम, कानून और शर्तें बना सकती है और भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या गठन कर सकती है। दूसरा, संसद को यह अधिकार है कि वो वर्तमान राज्यों की सीमा को परिवर्तित कर दे, उनके नामों को परिवर्तित कर दे, उनको संयुक्त करके नया राज्य बना दे, उनको विभाजित करके नया राज्य बना दे। ये सब कहां मिलेगा आपको? भाग 1 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संसद सही आंसर होगा। आशा करते हैं ये जो प्रश्न थे, हमने हर टॉपिक का प्रस्तावना आपके इन 4-5 प्रश्नों में पूरी समाप्त कर दी मैंने। आगे की क्लासों में भी इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। हर ऑप्शन अपने आप में एक टॉपिक होगा या अपने आप में एक प्रश्न होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।